Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lecture. So our today's topic is indirect ELISA. Previously we had learned about direct ELISA. If you haven't watched the video, click on the I button here and you will get the link so you can watch it. And the basic of this test is also linked with it, so make sure that first you watch that video and then you come here. Okay, so now we'll talk about indirect ELISA. So indirect ELISA कल ही बताया था. ELISA stands for enzyme linked immune sorbent assay. ये टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन का टेस्ट होता है. ओके, सो हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ ELISA विच इज़ इनडायरेक्ट ELISA. तो कल हमने पढ़ा था कि सेम हमारे पास एक ELISA प्लेट होती है जिसमें वेल्स होते हैं काफ़ी सारे, जिनको हम माइक्रोवेल्स बोलते हैं. ठीक है, और सबसे कॉमन यूज़ होते हैं 96 माइक्रोवेल्स वाली हमारी जो ELISA प्लेट होती है वो, या माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती है वो यूज़ होती हैं. ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है. जो डायरेक्ट ELISA था उसी की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है ये. ठीक है, कैसे? जैसे ये हमारे पास हमारा ELISA प्लेट थी. ठीक है, तो फॉर सपोज सेम पेशेंट हमारे पास 1 है. ठीक है, पेशेंट ए सपोज कर लो हमारे पास है, और हमें एंटीजन्स उसके ब्लड में है, एंटीजन 1, एंटीजन 2, एंटीजन 3, और हमें थर्ड एंटीजन डिटेक्ट करना है, एंटीजन 3 डिटेक्ट करना है कि उसके ब्लड में है या नहीं है पेशेंट के ब्लड में. ओके, सो हमने क्या करा, जो पेशेंट का सीरम है वो हमने इसमें पोर कर दिया. ठीक है, मतलब फर्स्ट ऐड पेशेंट्स सीरम इन ELISA प्लेट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ELISA प्लेट में पेशेंट का सीरम पोर करेंगे, तो उसके अंदर जो एंटीजन्स हैं वो यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे इसके सरफेस पे, बिकॉज पॉलीस्टाइरीन की प्लेट है. डायरेक्ट में भी हमने सेम पढ़ा था, बेसिक्स हम इसका क्लियर कर चुके हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडीज़ पेप्टाइड्स हार्मोन्स होते हैं, दे लव टू स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ इट, है ना. तो वो स्टिक हो जाते हैं इसके सरफेस पे. उसके बाद क्या, हम उसके बाद इसको क्या करते हैं, वॉश क्यों करते हैं हम उसको, वॉश इसलिए करते हैं ताकि जो रेजिडुअल फ्री हमारे एंटीजन्स फिर रहे हैं सरफेस पे, या जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वॉश अवे हो जाए, वो हमारे सीन से ही रिमूव हो जाए. ठीक है, फिर हम उसके बाद थर्ड हमारे पास स्टेप होता है, हम कोई ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं. ब्लॉकिंग एजेंट हम क्यों डालते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट हम डालते हैं ताकि जो फ्री स्पेस है, फ्री सरफेस है, वो कवर अप हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए. तो मतलब ऊपर से अगर हम कोई भी चीज़ डालते हैं, उनके पास सिर्फ ये 3 साइट्स रहें अवेलेबल रिएक्ट करने के लिए, अटैच होने के लिए, और कोई भी सरफेस रिमेनिंग ना रह जाए उनके अटैचमेंट के लिए. ठीक है, तो अब सिर्फ हमारे पास 3 साइट्स रहेगी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3. ओके, देन फोर्थ स्टेप, ऐड एंटीबॉडीज़. ओके, एंटीबॉडीज़ डालेंगे. अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे है थोड़ी मॉडिफिकेशन उस टेस्ट में, और डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में थोड़ा फ़र्क है. तो वो क्या फ़र्क है, वो एंटीबॉडीज़ का ही मेन फ़र्क है. ऊपर वाले स्टेप्स बिल्कुल सेम है. ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट ELISA में क्या करते थे, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती थी वो एंजाइम लिंक्ड होती थी. इसमें हम अगर एंटीबॉडीज़ डालेंगे, जैसे ये एंटीबॉडी मैंने डाला. ठीक है, मैंने कौन सा एंटीबॉडी डालना है, anti-3 एंटीबॉडी, क्योंकि मेरे को कौन सा डिटेक्ट करना है, मुझे डिटेक्ट करना है एंटीजन 3. तो मैं क्या डालूंगी, उसके स्पेसिफिक ही एंटीबॉडी डालूंगी ना. तो वो मैंने डाला anti-3 एंटीबॉडी, मैंने उसके ऊपर पोर किया, तो उन्होंने रिएक्ट किया. ठीक है, जो फ्री वाले थे वो भी इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या है, जो मैंने anti-3 एंटीबॉडी डाला, डायरेक्ट में जो मैं डालती थी वो कौन सा होता था, एंजाइम लिंक्ड होता था. ठीक है, एज टू द नेम हमने पढ़ा था कि एंजाइम लिंक्ड, जो एंटीबॉडी एंजाइम के साथ लिंक्ड है हम वो डालते थे इसमें. ठीक है, तो वो क्या करता था, जो उसका एंजाइम होता था वो जो कलरलेस सबस्ट्रेट होता था उसको चेंज कर देता था, कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देता था. लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास एंजाइम, जो हम एंटीबॉडीज़ डालेंगे उसमें एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी होगा विच इज़ नॉट एंजाइम लिंक्ड. ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा पॉज कर दो. ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये एनिमल है, फॉर सपोज दिस इज़ एन एनिमल. ओके,
ये एनिमल है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया प्रीवियसली, पहले से ही हमने करके रखा है, हमने जो हमारे पास anti-3 एंटीबॉडी था, मतलब ह्यूमन anti-3 एंटीबॉडी जो ये मैंने लिया था, ये ह्यूमन एंटीबॉडी था, ह्यूमन में से ही इसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो अब जब मैं वो एंटीबॉडी जो मैंने वहाँ डाला है, वही वाला एंटीबॉडी पहले मैंने किसी एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। तो फॉर सपोज दिस इज़ द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट एनिमल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एंटीबॉडी मैंने ये वाला डाला, किसी एनिमल में डाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो एनिमल है, अब एनिमल के सिस्टम के लिए जो मैंने एंटीबॉडी डाला है, मैंने ह्यूमन एंटीबॉडी डाला है, फॉर सपोज मैंने डाला है ह्यूमन IgG, लगा लो मैंने ह्यूमन IgG डाला है, मैंने डाला तो एंटीबॉडी है, बट टू दैट एनिमल एंड टू दैट एनिमल इम्यून सिस्टम वो जो चीज़ है वो फॉरेन है, वो फॉरेन प्रोटीन है। एंटीजन एंटीबॉडी बेसिकली होते क्या, दे आर प्रोटीन्स, ओके। तो मेरा डाला हुआ ह्यूमन IgG या ह्यूमन एंटीबॉडी जो मैंने उसके अंदर डाला है, वो वाला उस एनिमल के लिए तो फॉरेन प्रोटीन रहा, फॉरेन चीज़ रही, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट एनिमल क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फॉर सपोज ये उसका इम्यून हाउस है, जो भी उसका, जिसमें लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस ये सब आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिटेक्ट करा ये एंटीबॉडी को, ये बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ये एंटीजन हुआ क्योंकि ये फॉरेन हुआ इनके लिए, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करा इन्होंने, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा, ये जो हमने इनके अंदर एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था, ये वो है। अब क्या है, दिस एंटीबॉडी इज इम्यूनोजेनिक। क्या है इम्यूनोजेनिक, मतलब ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को जनरेट करता है, ठीक है, इम्यूनोजेनिक है। जैसे कि अब आपको मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में, तब मैंने बताया था कि एपिटॉप्स होते हैं और पैराटॉप्स होते हैं। एपिटॉप्स वो साइट होती हैं जहाँ पे एंटीबॉडी जाके बाइंड होता है, ठीक है। बट इस चीज़ के लिए वो क्या है, ये वाला जो मैंने एंटीबॉडी इंजेक्ट किया वो एंटीजन है, तो एंटीजन पे जो साइट्स अवेलेबल होंगी वो कौन सी होती है, एपिटॉप्स। तो फॉर सपोज कि इसकी 3 एपिटॉप्स है, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस एंटीबॉडी के, है ना, इस एंटीबॉडी के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो क्या होगा, ये तीनों पार्ट में कैपेबिलिटी है कि वहाँ से इम्यून रिस्पॉन्स को वो जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस एंटीबॉडी की 3 इम्यूनोजेनिक साइट्स हुई, है ना, 3 इम्यून रिस्पॉन्सेज ये जनरेट कर सकता है। मतलब ये जो एनिमल है वो इन तीनों के अगेंस्ट अलग अलग है, तो ये एक ही चीज़, बट इन तीनों के अगेंस्ट अलग अलग जो है एनिमल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, एनिमल का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि इसके लिए ये वाली करेगा, ठीक है, इसके लिए ये वाली करेगा, इसके लिए ये वाली करेगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक के लिए उसने एक एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया। उसके लिए तो ये वैसे तो एक चीज़ है, लेकिन 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना उसके, तो उसके लिए उसने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे तीनों के अलग अलग। फॉर सपोज एक बंदे का फेस है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का फेस है तो फेस में क्या है, आई हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, आई नोज़ ईयर्स हो गए, तो ये क्या है, एपिटोप्स है। यहाँ पे अगर उस चीज़ मैंने फेस को किसी एनिमल में डाला, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे उसके, फेस सपोज एंटीजन है तो 3 उसके एपिटॉप्स हैं, आई ईयर नोज़, तो वो अंदर जाके तीनों ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उन तीनों के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनेंगे, एंटी आई, एंटी नोज़, एंटी ईयर एंटीबॉडी, तो ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो एनिमल का इम्यून सिस्टम इनको 3 पार्ट्स में लेगा, ठीक है, 3 डिफरेंट उसमें लेगा। तो क्या होगा, वो जो एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ वो एक ही उसके लिए कर रहा है, ठीक है तो ये तो एक ही चीज़ है, ये एंटीबॉडी तो एक ही चीज़ है, बट उसने उसको परसीव किया 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स, और उसी एक चीज़ के लिए उसने हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे हैं। तो हम इसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़।
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मतलब है एक चीज़ है, बट उसने उनको ख़त्म करने के लिए पॉलीक्लोन्स बनाए, उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोन्स बनाए, ऐसे 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 अलग अलग तरह के, है एक ही चीज़ है। उसको ख़त्म करने के लिए जब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाए तो वो हम एंटीबॉडीज़ को निकाल के वो हम इसमें फर्दर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल क्या होता है? मोनोक्लोनल हो गया वो सिंगल है, मतलब उस एंटीबॉडी के लिए या उस एंटीजन के लिए एक ही एंटीबॉडी बन रहा है, ठीक है, एक ही एंटीबॉडी बन रहा है, तो वो मोनोक्लोनल हो गया। लेकिन है तो एक ही एंटीबॉडी एंटीजन, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे ये बन रहे हैं क्योंकि ये इम्यूनोजेनिक नेचर का है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। ओके, सो नाउ अगर हम अपने स्टेप्स पर वापस आ जाए तो हमने क्या किया था? एंटीबॉडीज़ ऐड करे थे, मतलब 23 एंटीबॉडी, बट दे आर नॉट एंजाइम लिंक। ये होंगे हमारे एंजाइम लिंक नहीं होंगे, और हम इनको पहले डाल रहे हैं तो विल नेम देम प्राइमरी एंटीबॉडीज़। तो हमने क्या पुट करा? प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डाले, ठीक है। अब ऑफ कोर्स प्राइमरी एंटीबॉडी जो 23 एंटीबॉडी था वो तो एज इट इज़ एंटीजन 3 के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी हैं वो फ्री घूमते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम उसको वॉश करेंगे, फिर से वॉश करेंगे। वॉश हम इसको क्यों करेंगे? ताकि जो भी हमारे ये रेसिडुअल चीज़ें हैं ये सारी हमारे सीन से आउट हो जाएं, ठीक है। सो हमने जब इनको वॉश कर देंगे तो प्लेट ऐसी ही हो जाएगी हमारी, है ना। तो सिर्फ ये जो एंटीजन 3 के साथ एंटीबॉडी बाइंड किया हुआ है वही था, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डालेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कौन से थे? हमारे जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ थे जो हमने एनिमल में से निकाले हैं, हम उनको पोर करेंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास ये इसकी एपिटोप्स हैं, ये इसके एपिटोप्स हैं, ठीक है। तो हम जब सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डालेंगे तो वो जाके इनके साथ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ये इसी के 23 एंटीबॉडी ही हमने एनिमल के अंदर डाला था और उसी ने ही ये पॉलीक्लोनल बनाए थे ना। तो जब इनको बाहर भी वो चीज़, वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जब हम दोबारा से डालेंगे तो उनको फिर से यही फंसेगा, यही वाला एंटीबॉडी फंसेगा, 23 एंटीबॉडी फंसेगा, फिर ये उसके साथ जाके रिएक्ट कर देंगे। चेंज क्या है यहाँ पे? सिर्फ कि ये जो हमारे सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होते हैं ये एंजाइम लिंक्ड होते हैं। कौन होते हैं? एंजाइम लिंक्ड। तो यहाँ पे बना देते हैं एंजाइम्स। तो ये हमारे एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। अब एंजाइम लिंक्ड है ये, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब एंजाइम लिंक्ड है तो हम क्या करेंगे? कलरलेस सबस्ट्रेट को डालेंगे। तो कलरलेस सबस्ट्रेट क्या करेगा? फर्दर कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट हो जाएंगे ना, तो वो तो अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन है। कल मैंने आपको डायरेक्ट एलाइसा के डिसएडवांटेज में बताया था कि क्या होता है, ये रिलायबल नहीं होता और इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि फॉर सपोज अगर एक ही एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके साथ एक ही एंटीबॉडी जाके बाइंड होगा और एक उसी एंटीबॉडी के साथ एक ही एंजाइम लिंक्ड होगा ना, तो कलर बहुत लेस प्रोड्यूस होगा। तो उस केस में भी अगर हम इनडायरेक्ट एलाइसा करते तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अगर एक ही एंटीजन है, एक ही एंटीबॉडी है, तो उसके ऊपर जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो एंजाइम लिंक्ड होते हैं उनको डालते हैं, फिर आगे फर्दर बाइंड होता है, तो सोचो कलर किस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो इट हैज़ हाई रिलायबिलिटी एंड हाई सेंसिटिविटी। और नेम इंडिकेट क्या करता है? इनडायरेक्ट एलाइसा। डायरेक्ट एलाइसा में क्या था? एंटीजन, एंटीबॉडी और एंजाइम। इनडायरेक्ट एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मतलब कि जो एंजाइम लिंक्ड हमारा एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली हमारा एंटीजन के साथ अटैच है ना, तो वो। और इनडायरेक्ट एलाइसा का कैसे नाम पड़ा कि इनडायरेक्ट एलाइसा मतलब जो हमारा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड नहीं है, वो पहले प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड है, वो प्राइमरी एंटीबॉडी आगे फर्दर
हमारे एंटीजन के साथ बाइंड है, तो हेंस द नेम इज इनडायरेक्ट एलाइसा। डायरेक्टली वो उसके साथ लिंक नहीं है, इनडायरेक्टली उसके साथ लिंक है, तो दिस इज इनडायरेक्ट एलाइसा। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट सैंडविच एलाइसा इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।